सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मास कम्युनिकेशन और टॉपिक जो हमारा आज का रहेगा वो है एडवर्टाइजिंग। स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सैयद फहर अली साहब को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। और जैसे कि हमने बात की एडवर्टाइजिंग यानी कि विज्ञापन, उससे संबंधित हम चाहेंगे हमारी चर्चा को आज हम शुरू करें। जी जी, धन्यवाद मैम। देखिए, जैसा कि मैम ने बताया कि हमारा टॉपिक जो है वो आज का है एडवर्टाइजिंग। अगर हम खाली जिसे कहते हैं कि विज्ञापन की दुनिया में जाएं तो मैं शुरुआत करूंगा इस तरीके से। एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। दूसरा नारा है स्वच्छ भारत अभियान का। एक है उज्ज्वला योजना का। ठीक है। अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां से आया? ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा दिया था। अब ये नारा जो है ये सिर्फ एक नारा ना रह के एक ऐसी कड़ी बन गई है जिसके माध्यम से हम ये चीज जानने के लिए उत्सुक होंगे कि अगर हम बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं। अब ये विज्ञापन की दुनिया में एक नया नाम इस वजह से बना, आप देखते होंगे रेडियो पे भी आता है, टीवी पे भी आता है, आप ट्रक के पीछे भी देखेंगे लिखा होगा, ऑटो के पीछे भी लिखा होगा, सब जगह यही लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। इस नारे का मतलब है कि जो हमारे भारत में जो भ्रूण हत्या या जो लड़कियों को गर्भ में मारने की जो प्रथा थी उसको खत्म करने के लिए अगर वो बेटी बच गई यानी उसकी हत्या नहीं हो पाई, वो उन सारी कृतियों से बाहर आ गई, तो हम उस बेटी को पढ़ाएंगे और जो हमारे समाज में जो चीजें या जो बुराइयां चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए या जो हीण मानसिकता है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है लिखाना नहीं है, इस चीज का नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया। अब ये एडवर्टाइजिंग की दुनिया में धमाल इस वजह से है, सब जगह छाया इस वजह से रहता है क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जो कि सबको याद हो जाती है। एडवर्टाइजिंग में या विज्ञापन में एक सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आप एक ऐसा लाइन या जिसे हम आगे चल के हम आपको बताएंगे कि टैग लाइन कहलाती है, जिसको हम आसानी से याद कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा स्वच्छ भारत अभियान। अब ये स्वच्छ भारत अभियान जो है वो अगर हम करते क्लीनलीनेस ड्राइव इन इंडिया या कुछ इस तरीके का करते जो कि आम भारतीय किसी भी इंसान के लिए कहना मुश्किल होता, बट स्वच्छ भारत अभियान एक एडवर्टाइजिंग स्लोगन है या गवर्नमेंट की या हमारे सरकार की बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों का जो है वो इस्तेमाल किया है। ये तो हो गई, हमने आपको बताया कि भाई एक एग्जाम्पल देके कि भाई इस तरह का जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक एडवर्टाइजिंग की एग्जाम्पल है। अब आप ये जानने की कोशिश करिए कि एडवर्टाइजिंग मतलब जो होती है वो क्या होती क्या है, यानी विज्ञापन जो है वो होता क्या है जी। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग इज ए पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विस। यानी हम एडवर्टाइजिंग को एक ऐसा संचार माध्यम कह सकते हैं जो कि पेड होगा। पेड से मतलब यह है कि हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए कहीं पर भी अगर हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो उसका हमें पैसा देना है। जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, रेडियो पे भी सुनते होंगे। सरकार के अलावा अगर सरकार में तो उसमें पैसा उस तरीके से नहीं लगता है, लेकिन अगर इंटर डिपार्टमेंटल एड्स होते हैं तो उसमें भी पैसा लगता है। इसी वजह से हमने कहा इसे पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इस चीज के लिए हमें पैसा देना पड़ता है। और क्यों पैसा देना पड़ता है? ताकि हम लोगों को ऐसे मैसेजेस यानी ऐसे चीजें बताएं जिसमें हम उनको इन्फॉर्म भी करें और बाध्य ना करके सिर्फ हम परसुएट करें, यानी उनको हम आगे की तरफ अग्रसर करवाएं कि भाई ये आप चीज खरीद सकते हैं या जो है इसको पसंद कर सकते हैं। अगर आप एडवर्टाइजिंग की जो प्रक्रिया है उसमें देखें कि मतलब आपको एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेंगे, ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट कहाँ होते हैं, जैसे आप देखेंगे पोस्टर्स होते हैं जी। अब पोस्टर्स में क्या होता है कि जगह जगह हम जैसे किसी मॉल में जाते हैं तो पोस्टर लगे होते हैं, या फिर एक आजकल माध्यम और आ गया है होर्डिंग का, यानी एक बड़ा सा एक स्टील का या फिर लोहे का एक स्टैंड लगा के और आप हाईवे पे यहाँ जहां तहां जो होता है वो उसको इस तरीके से लगाया जाता है कि आने और जाने वाले लोग जो हैं उस चीज को पढ़ें। अगर जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करूं या जहां पर मेरी यूनिवर्सिटी है वहां से पर जो है वो
जितनी भी एरिया है वो एक रियल एस्टेट एक तरह का कहते हैं एरिया है, जहां पर बहुत सारी नई नई बिल्डिंग जो है आ रही है। अब वहां पर जो होंगी वो होर्डिंग्स इस तरह की होंगी, वो होर्डिंग वही होंगी जैसे आप 32 लाख में घर लीजिए, 30 लाख में घर लीजिए, इसमें लीजिए, उसमें लीजिए। तो यानी जो माध्यम है वो ऐसे माध्यम होंगे जो कि बहुत जल्दी नजर आने वाले हों और लोगों की जल्दी से जल्दी समझ में आने। और सर ये इन हाउस से विपरीत होंगे, आउटडोर पब्लिसिटी का हिस्सा। आउटडोर पब्लिसिटी हम आगे की तरफ जाएंगे तब हम उसके बारे में जो है वो बताएंगे। ठीक है। इसी तरीके से हमने कहा कि एडवर्टाइजिंग में क्या हो सकता है। एडवर्टाइजिंग में हो सकता है कि जैसे भाई अब कोई आरजे हो किसी प्राइवेट एफएम का और वो किसी इस फैशन स्टोर के बारे में या कपड़ों की नई दुकान खुली है, नया बड़ा स्टोर खुला है, उसको प्रमोट कर रहा है, तो वो भी एक तरह का एडवर्टाइजिंग होगी कि वो अपने मुंह से कह रहा है कि भाई जाइएगा और देखिएगा कि यहाँ पर 20% 40% डिस्काउंट पर जो है वो चीजें अवेलेबल हो रही हैं। या फिर आप ऐसा देखिएगा कि एक बड़ी सी दीवार है और दीवार में क्या हुआ है कि लिखा हुआ है कि लोकल ब्यूटी पार्लर जो है उसका नाम और पता लिखा हुआ है जी। और उसमें क्या होता है, जो एडवर्टाइजिंग का एक तरीका होता है कि चीजों को अपनी जो असली जो उसकी स्थिति है उससे थोड़ा सा बढ़ा के दिखाया जाता है, क्योंकि अगर हम सच्चाई के प्रति दिखाएंगे तो कोई नहीं समझेगा। तो उस साइड में जो ब्यूटी पार्लर का ऐड होगा उसमें एक बहुत ही साधारण स्त्री या नारी को जो है बहुत ही जिसे कहते हैं कि ग्लैमरस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको दिखाया जाएगा। क्योंकि अगर सादी शक्ल उसकी दिखाएंगे कि भाई ये इस तरीके से आ रही, तो उस ब्यूटी पार्लर में कोई नहीं जाएगा। उस जगह पर ये प्रेरित किया जा रहा है उस नारी को या स्त्री को कि वो अगर उस ब्यूटी पार्लर में जाएगी तो उसको जो है वो इस तरीके से जो है वो खूबसूरत बना दिया जाएगा। तो हर इंसान के अंदर एक मंशा होती है कि वो अच्छा दिखे, अच्छा खाए, और एडवर्टाइजिंग उसी चीज को पकड़ता है। हम ये नहीं कहेंगे कि एडवर्टाइजिंग जो है वो भटकाती है, बट एडवर्टाइजिंग का जो मूल स्वरूप है यानी एडवर्टाइजिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि हम लोगों की अंतर भावनाओं को जगाने की कोशिश करते हैं, यानी उपभोक्ताओं की नब्ज पकड़ते हैं। ठीक है। और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिसमें आप देखेंगे कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे तो वो शायद मतलब उसको जस्टिस नहीं कर रहा होगा। जैसे आप देखें कि एक टीवी पे सीमेंट कंपनी का ऐड आता है, ठीक है, उसमें एक लड़की जो है वो समंदर में से जो है वो कुछ वैसे कपड़े पहन के जो है बाहर निकलती है। अब सीमेंट में उस औरत का क्या काम है? तो क्या है, अपनी एक जो आपकी मानसिकता है उसको टिटिलेट यानी उसको पिन करने की जरूरत होती है। आधे लोग उस सीमेंट को उस विज्ञापन की वजह से ही खरीदेंगे। ठीक है। अगर हम डायपर की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई भी डायपर बनाने वाली कंपनी है, तो वो क्या होता है, वो ऐसे विज्ञापन बनाती है, इस तरीके से विज्ञापन बनाती है कि मतलब जो जोर होगा वो बच्चे पे ना हो कि माँ को खूबसूरत दिखाना होगा। तो हम हर फैक्टर से ऐसे दिमाग में ऐसी चीजें डालते हैं। एडवर्टाइजिंग का एक यही एक तरीका होता है। ये कोई मतलब ये नहीं है कि हम इसको अनएथिकल कहें या अनैतिक कहें, बट एक ये तरीका है जिसमें अगर इंसान को हम सच्चाई बताएंगे तो वो चीज नहीं खरीदेगा। कोई जूते का विज्ञापन चल रहा है, जूते का है, तो उसको सबसे मतलब जिसे कहते हैं कि हार्श कंडीशन में या सबसे जो बिल्कुल निचले लेवल की होंगी कि भाई पहाड़ पे जा रहे हैं, पानी है, इस जूते पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बट अगर आप देखें, अगर आप उस जूते को किसी भी कंपनी जूते, लेदर जूते को या फिर कितना भी कुछ हो, किसी भी कंपनी का हो, उसको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो फटने या बिगड़ने लगेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि एडवर्टाइजिंग जो है वो शुरुआत जो लेती है वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के मतलब जो मस्तिष्क में एक जो पॉइंट होता है जिसको हम उजागर करना होता है, या मतलब जिसे कहते चाहिए कि हम उसको जो है वो उत्तेजित करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर एडवर्टाइजिंग के इस परिवेश से बाहर निकल के हम ये देखें कि भाई एडवर्टाइजिंग शुरुआत कहाँ से हुई, कि इंसान के दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि वो ये देखे कि भाई मुझे जो है किसी भी चीज का प्रचार व प्रसार जो है वो करना चाहिए। तो इसका सबसे पहला उदाहरण जो है वो हड़प्पा सभ्यता में जो है, जो सिविलाइजेशन है, उसमें मोहनजोदड़ो भी था। उसमें क्या होता था कि ड्रम्स का इस्तेमाल होता था। अब ये ड्रम्स का इस्तेमाल किस तरीके से होता था कि अगर कोई मतलब जो एक वहां तो ट्राइबल कल्चर था उस जमाने में, तो क्या होता था वहां पर जो वहां के जो ट्राइबल चीफ होते थे या जो कबीले के सरदार होते थे, अगर उनको कोई बात आम जनता तक पहुंचानी होती थी तो वो क्या करते थे, वो
एक ड्रम मतलब जिसे हम नगाड़ा कहते हैं, उस नगाड़े वाले को वो मैसेज बता दिया जाता था और कहा था कि तुम बड़े बड़े चौराहों पे या ऐसी जगहों पे जहां लोग इकट्ठा होते एकत्रित होते हैं, वहां जाके उस नगाड़े को बजाना है और मेरा जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाना है। मुनादी करवाना, जिसे हम अक्सर सुनते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये सबसे पहला इंस्टेंस जो है वो एडवर्टाइजिंग का यहां पर आता है। अब आप थोड़ा सा और इसकी तरफ आए, जैसे ये तो हो गई हमारे भारतीय परिवेश की बात। अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएं तो रोमन सभ्यता में जो था वो ऐसे साइंस का, ऐसे चिन्हों का इस्तेमाल करा जाता था जिसमें जो वहां के आर्ट एंड क्राफ्ट के जो आइटम्स थे उनको सेल करने की कोशिश जो है वो की जाती थी। तो क्या होता था, पूरे शहर में जो है वो ऐसे चिन्हों को बताया जाता था उस तरीके से, क्योंकि उनका माध्यम जो था अलग था, तो उसको पत्थर पे या किसी भी दीवार पे उकेरा जाता था ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई अच्छा फला जगह जो है, या जगह नहीं बताई तो सिर्फ ये बता दिया कि ये आइटम या ये चीजें जो हैं ये वहां पर खरीदने के लिए अवेलेबल है। अच्छा। तो ये नहीं कह सकते कि एडवर्टाइजिंग जो है वो मतलब हमारा अभी का मॉडर्न जमाने का है और लोग नहीं जानते। तो एडवर्टाइजिंग तो दुनिया जब से बनी है या जब से इंसान सभ्यता में आया है, जब से उसने ये समझा है कि मैं एक ऐसे समाज में रह रहा हूं जहां पर सब लोग एकजुटता से रहते हैं और मेरी बात जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तब से ये चीजें चल रही हैं। जैसे कि अशोका के जमाने में क्या होता था, पिलर्स होते थे। हमने सब सुना है कि भाई हमारे यहाँ मेहरौली में भी जो है वो पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो लगा हुआ है जी। अब ये वो पिलर इंस्क्रिप्शन हैं जो कि जमाने की मार सहने के बाद जो है वो बाकी रह गए, लेकिन कुछ पिलर इंस्क्रिप्शन ऐसे थे जो कि आधे अधूरे भी हैं, अभी म्यूजियम्स में रखे हुए हैं, ठीक है। और उन्हीं इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखा गया है जो अशोका ने बनवाए थे कि भाई ये इंस्क्रिप्शन या ये यहां पर जो है ये मैंने इंफॉर्मेशन दी थी, बट वो चीजें गायब हैं। तो हम ये इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अशोका के जमाने में भी पिलर पे इंस्क्रिप्शन लिख के या उसकी सूचना दे के लोगों को अपनी जो है वो बात कहने के लिए जो है वो इस्तेमाल करा गया। क्योंकि अगर हम देखें जो अशोका की जो साम्राज्य था वो पहला वेलफेयर स्टेट था। पूरे भारतीय इतिहास में वेलफेयर स्टेट सिर्फ अशोका का ही रहा है और अशोका ने ही बहुत सारे कुएं और ये सब चीजें बनवाने का, सराय और ये सब चीजें बनवाने का जो था वो एक तरह से हाँ ट्रेंड जो था वो आया था उसमें, ठीक है। तो उसमें जो था उसने अपने इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखाया कि भाई आप यहां से फला इतने कोस की दूरी पर जाओगे तो आपको कुआं मिलेगा, सराय मिलेगी। तो ये भी एक तरह का जो था वो एडवर्टाइजमेंट था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और थी कि जैसे इसी में रोमन सभ्यता में ही एक तरह का एक टर्म यूज होता था रोमन में ही, एक्टर ड्यूना कहलाता था। एक्टर ड्यूना में क्या है कि एक वॉल होती थी जिसे कहते हैं, मतलब वो वॉल न्यूज़पेपर कहलाता था। उस वॉल न्यूज़पेपर में क्या होता था कि मतलब जो हैंडमेड कलर्स आते हैं ना, जो प्राकृतिक रंग जो होते हैं, उससे जो था वो एक दीवार पे जो था वो डे टू डे जो थी एक्टिविटीज थी, पॉलिटिक्स की हो या इसकी हो, वो लिखी आती थी। अब उसमें क्या हुआ, उस दीवार में जो था उन चीजों ने भी जगह ली जो कि बिकने के लिए, जैसे हमने कहा था ना कुछ चिन्हों का इस्तेमाल, वो तो ये वाइड स्प्रेड, बट पूरे शहर में एक दीवार ऐसी है, जैसे हमारे सामने दीवार है, उसमें कुछ चिन्हों बता दिया कि भाई ये चीज यहाँ पर बिकती है। तो अगर हम ओरिजिन एंड या डेवलपमेंट या जो उसकी शुरुआत है तो हम इसमें कह सकते हैं कि भाई भारत से लेके और पूरी दुनिया में, क्योंकि हमने ये कड़ियां जो हैं ये बाद में अपने अध्ययन से जो है ये जोड़ी है, ठीक है। तो अगर हम ये डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में जो है वो यही हुआ कि भाई जैसे जैसे संचार के माध्यम बढ़ते चले गए, ये चीजें जो हैं और ज्यादा अच्छी होती चली गई, ठीक है। तो जैसे ये तो बहुत काफी पुरानी बात हो गई, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और मतलब 14th सेंचुरी या 12th सेंचुरी या साइड में इस तरफ आते चले जाएं, तो इसमें जो था वो हैंडबिल्स कहलाते थे। हैंडबिल्स ये थे कि भाई हाथों में पकड़ाने वाले ऐसे मटेरियल होते थे या पर्चे होते थे जो कि आदमी इंसान से आसानी से पढ़ सके, ठीक है। पोस्टर्स होते थे, पैम्पलेट्स होते थे। अब ये क्या है, ये थोड़ी सी एक टेक्निकल चीजें हैं, जैसे मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि पोस्टर्स में, इसमें हैंडबिल में, पैम्पलेट्स में या फिर ब्रोशर्स में आगे फर्क क्या होता है, ठीक है। लेकिन जो हम अपना ये स्वरूप जो देख रहे हैं, जो हमारी दुनिया में ऐसा लगता है कि भाई एडवर्टाइजिंग जो है दुनिया में बिल्कुल आगे पहुंच गई है, वो पहुंची है टीवी के माध्यम से। क्योंकि जो हमारा मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट टीवी का जो आगमन था वो 1992 के बाद हुआ है, ठीक है। उससे पहले हमारे यहाँ दूरदर्शन ही था। दूरदर्शन में भी ऐसे विज्ञापन ज्यादा होते थे जो कि मतलब
वाइड स्केल यूज के होते थे। जैसे वाइड स्केल यूज के मैं कहूंगा कि जैसे बजाज या किसी कंपनी का स्कूटर का एड आता था, वो सारे उसमें आता था, सब जगह आता था, ठीक है। तो वो एक नेशनल अपील को देते थे। अभी क्या है कि अब आप देखें तो टीवी में क्या हो गया है कि रीजनल वेरिएशंस आ गए हैं, कि हमारे यहाँ भी, जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन में भी है कि डीडी कश्मीर भी है, डीडी पंजाब भी है, डीडी उड़िया भी है, पंजाबी है। तो पहले क्या था, डीडी खाली नेशनल था, तो एडवर्टाइजमेंट जो थे उसी हिसाब से थे। अगर आप अब देखें, जैसे मान लीजिए अगर आपको सांभर मसाला बेचना है, तो सांभर मसाला जो है वो आप पंजाब में नहीं बेच सकते जी, बिल्कुल, या बिल्कुल। कश्मीर में नहीं बेच सकते। इसी तरीके से अगर आप छोले भटूरे का मसाला या पाव भाजी मसाला जो है वो अगर आप साउथ इंडिया में बेचना चाहें तो वो नहीं बिकेगा। वो क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि रीजनल वेरिएशंस है हमारे, क्योंकि भारत में इतने तरह के जो कल्चर्स मौजूद हैं, उसके लिए जो है वो मतलब यही एक चीज है कि जो हमारे संचार माध्यम के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट दिए जाते थे वो पहले तो नेशनलाइज वर्जन्स पे होते थे, बट अब क्या है कि हमारे अंदर क्योंकि क्रांति आ गई है, अब टीवी से भी बढ़ के अगर हम देखें या रेडियो से भी आगे बढ़कर देखें तो एक डिजिटल क्रांति आई है। ये डिजिटल क्रांति वो क्रांति है कि जिसने मतलब हमारा जो एडवर्टाइजमेंट को देखने का जो स्वरूप है ना, वही बदल दिया है। जैसे अगर आप अभी किसी कई ऑनलाइन चैनल्स हैं, उसमें अगर आप देखें तो जैसे आप YouTube को ही देखें तो आप उसमें देखेंगे कि एक ऐड आएगा। अब वो ऐड जो होगा उस पर लिखा होगा स्किप इन 5, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स। वो क्या होगा, आपको बाध्य करा जा रहा है, यानी आपको मजबूर करा है, आप देखो। क्योंकि हमने पहले जैसे कहा ना कि अगर हमने उस चीज को 5 मिनट भी देख लिया या 5 मिनट ज्यादा होगा, अगर हमने 5 सेकंड में देख लिया तो हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। क्योंकि हमारी जो रिकॉलिंग कैपेसिटी होती है, जैसे एक एडवर्टाइजिंग में एक टर्म होता है ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी में क्या होता है, या ब्रांड इमेज कल के वर्ग गए, ब्रांड इमेज में क्या होता है कि अगर हम कभी भी किसी एक प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे तो हमारे दिमाग में जो है वो वही चीज आएगी। अगर हम किसी मक्खन के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में जो है वो एक पर्टिकुलर ब्रांड आएगा, ठीक है। हम नाम लेना ठीक नहीं है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में पर्टिकुलर ब्रांड आएगा और हमारे दिमाग में उसका टेस्ट, उसकी चीजें ऐसी चढ़ चुकी हैं कि हमें वो चीज अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है वो डिजिटल उसमें इसी तरीके का चीज इस्तेमाल होता है। आप जितने भी हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, आप उसमें भी देखिए एक जिसे कहते हैं आप, जैसे एक बाढ़ सी आ जाती है कि अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि भाई अच्छा, आप बता, आपको असली इंफॉर्मेशन जो है वो बाद में मिलेगी। अगर आप किसी डिजिटल उसमें मतलब आप किसी वेबसाइट को खोलें तो आप देखेंगे कि जब आपने हाइपर लिंक को क्लिक करा तो आप जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आपको कहीं और डायरेक्ट वेबसाइट पे करेगा, और लेकिन आपको जो ऐड आएंगे ना वो आपको देखने पड़ेंगे। और आप उस ऐड को देखते 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 क्या होगा, एक ऐड दूसरा ऐड फलाने, और कहीं लिखा होगा 40-50%, और ये क्या कहेंगे कि 50% डिस्काउंट फलाना जगह आपके क्षेत्र में, यानी आपके एरिया में। तो आप सोचोगे यार मेरे एरिया में जो है हो रहा है और मुझे पसंद नहीं है। आप जिस स्टोरी की तरफ या जिस मतलब इंफॉर्मेशन की तरफ जा रहे थे वहां से आप भटक जाओगे। मैंने कहा ना, भटकना गलत नहीं है, बट ये क्या है कि ये तो इंसान के एक तरह से जैसे इंसान के वश में होता है कि वो भटके या ना भटके, ठीक है। जैसे अब टीवी की क्रांति में क्या है कि टीवी चल रहा है और सैटेलाइट टीवी की वजह से जो है आपके पास चॉइसेस आ गई हैं। आपके पास एक सबसे बड़ी चीज दे दी गई दुनिया में, अब जो आ गई वो है रिमोट। अब तो दुनिया में सारी चीज रिमोट चलती है, एसी भी चलता है, जी बिल्कुल, कार का स्टीरियो भी चलता है, टीवी तो है ही। खैर आपको 2 सेकंड के लिए किसी अगर न्यूज चैनल में या फिर कोई सीरियल बोरिंग लग रहा है, आप चेंज कर देंगे। उसने चाहे लाखों रुपए खर्च किए हो चाहे करोड़ों रुपए खर्च किए हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज यू आर नॉट लाइकिंग द कंटेंट ऑफ दैट प्रोग्राम। ठीक है, एब्सोल्युटली ठीक है। तो ये बात हो गई कि हमने कहां से शुरुआत हुई, कहां पर जो है वो गए थे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग इन इंडिया की। बिल्कुल विस्तृत रूप से आपसे इसके तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। बस लौट रहे हैं अपने शिक्षार्थियों और श्रोताओं के बीच एक छोटे से अंतराल के बाद। यदि आप किसी कारणवश समय पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, यदि आपकी उम्र है ज्यादा या आप नियमित रूप से स्कूली शिक्षा पाने में है असमर्थ, तो आपके लिए है एक स्थान मुफ्त विद्यावाणी, जहां पर उपलब्ध है माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा, जो देती है आपके जीवन को नई दिशा। और इस दिशा पर अग्रसर होने के लिए आपको चाहिए पथ प्रदर्शकों की वाणी का साथ, जो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मुफ्त विद्यावाणी, जहाँ पहुँचने का रास्ता है बहुत आसान।
बस अपने कंप्यूटर पर लॉग ऑन करें। www.nios.ac.in। यहाँ हम आते हैं आपके पास हर रोज एक नए PCP के साथ। यहाँ मिलेंगे आपके अपने विषय के जानकार। आपकी हर समस्या के लिए हम हैं तैयार। बस डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-180-2543। जुड़िए मुफ्त विद्या वाणी के साथ और बढ़ाइए अपना ज्ञान। जहाँ पर होता है आपकी हर शंका का समाधान। बच्चे बूढ़े या जवान पढ़ने का अवसर एक समान। मुफ्त विद्या वाणी। करने राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। से विद्यालय जो मुक्त हो, संसाधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता, फिर दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, कोई मन चाहा शिक्षार्थी श्रोताओं, ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं हमारे सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए हमारा कार्यक्रम। सब्जेक्ट है मास कम्युनिकेशन और आज का टॉपिक एडवर्टाइजिंग। फिर से आपको बताएं, इस समय आप हमें सुन रहे हैं वेब के माध्यम से, जहां मुक्त विद्यावाणी पर, तो वहीं रेडियो के माध्यम से रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। और अभी भी आप एडवर्टाइजिंग से संबंधित यदि कोई सवाल, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कॉल कर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नोट कीजिए हमारे नंबर्स हैं 0120
94626949 या फिर कॉल कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर यानी निशुल्क फोन सेवा पर जो है 1800-180-2543। एडवर्टाइजिंग के इस टॉपिक पर आज विस्तृत रूप से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सैयद फहर अली साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। और चाहेंगे चर्चा को अब हम थोड़ा सा और आगे ले चलें। जी, जैसा कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले बता रहा था, जैसे मैंने आपको परिवेश बताया कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई, क्या हुआ। ये तो हो गई वहां की बात जहां पर हमने ओरिजिन या डेवलपमेंट की बात करी, कहां से शुरुआत। अब अगर हम इसको बिल्कुल टोटलिटी में अगर भारतीय परिवेश में देखने की कोशिश करें जी, तो एडवर्टाइजिंग को हम देखेंगे कि ये इंडियन प्रेस से बिल्कुल पैरेलल शुरू हुई थी। अब पैरेलल क्या शुरू हुई थी, जैसे हम सब जानते हैं कि 1728 के तकरीबन आसपास जो है वो जेम्स अगस्टस हिक्की ने, क्योंकि हम सब अगर मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो ये हमारे दिमाग में सबसे पहले बताया जाता है कि बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1728 के आसपास जो है उसकी शुरुआत करी थी। तो ये हम भूल ही नहीं सकते। ठीक है, तो इन्हीं दौरान जो है, जो हमने कहा ना पैरेलल समानांतर चलने वाली जो प्रक्रिया थी, इसी में प्रेस के साथ ही साथ जो था उसमें जो ये एडवर्टाइजिंग थी वो शुरुआत हुई थी। पहले शुरुआती दिनों में जो एडवर्टाइजिंग का जो स्वरूप था उसमें हम जो इंफॉर्मेशन थी वो देते थे, जो न्यूज़पेपर्स में आती थी वो होती थी जो मतलब बर्थ के बारे में या मौत के बारे में यानी डेथ के बारे में होती थी। ठीक है, या अंग्रेजों का जमाना था, अपॉइंटमेंट्स के बारे में होती थी। और एक सबसे बड़ा मुद्दा था क्योंकि उस जमाने में जो साधन, जो चलने के साधन थे वो कोई हवाई जहाज इस तरह का नहीं था, वो पानी के जहाज होते थे। तो ये पानी के जहाज का जाने का या आने का, अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ शिप, यानी इन जहाजों का जो बेड़ा या आ रहा है जा रहा है, उसके बारे में भी बताया जाता था। वो इस वजह बताया जाता था क्योंकि पानी के जहाज से, जैसे हमारे यहाँ आज भी है कि जो बड़े कार्गोज यानी बड़े सामान जो होते हैं वो हमेशा पानी के जहाज से ही आते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स ही होता है कि भाई अगर पानी का जहाज पसीन बताया कि भाई आज आया, तो लोग कहते हैं भाई 1-2 दिन बाद जो है वो हमको सामान जो है मुहैया होना शुरू हो जाएगा। या क्योंकि हम, जैसे मैंने बताया कि अंग्रेजों का जमाना था, यानी उस जमाने में अंग्रेज आ चुके थे और उनका चीजों का चलन भी था। तो रॉयल्टी वाली चीजें होती, जैसे फर्नीचर था, क्योंकि जो राजे रजवाड़े इस तरह के लोग थे वही उनकी कैपेसिटी थी, वरना बाकी तो जो लगान देने वाले किसान थे वही मौजूद थे। तो घड़ियों का, जो इंग्लैंड से घड़ियां आती थी या फर्नीचर आता था या इसी तरह के वो सामान जो कि आप कह सकते हैं, मैंने कहा ना कि रॉयल्टी में आते हैं, यानी रॉयल उसमें आते हैं या जो नॉवेल्टीज में आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो दी जाती थी। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि भाई एडवर्टाइजिंग जो हमारा जो अभी का सदी है, जाती कुछ लोग उस जमाने के, कुछ लोग जो वो थे स्वतंत्र सेनानी, वो आज भी मौजूद हैं। ठीक है, 100 साल से हो सकता है कुछ ऊपर के भी होंगे। तो एक हमारे यहाँ जो एक मूवमेंट आया था वो आया था स्वदेशी मूवमेंट। ये स्वदेशी मूवमेंट जैसा कि हम सब ने इतिहास में भी पढ़ा होगा और जो जिन्होंने मतलब क्रांति के बारे में लिखा है या पढ़ा है या जो भी इस बारे में लिखा गया, उसमें स्वदेशी मूवमेंट इस वजह से इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसमें ये कहा गया कि भाई भारत में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो उसमें इन एडवर्टाइजिंग टूल्स का इस्तेमाल ये हुआ कि उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री, जो भारत में जो बनने वाली, जो कि हमारी सरकार का अब का एक जो स्लोगन है, जो बहुत मशहूर स्लोगन है, वो मेक इन इंडिया वाला। ठीक है, तो वो मेक इन इंडिया का स्लोगन जो था वो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट से ही आया था कि भाई हम भारत में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजों की बनाई चीजों का हम बहिष्कार करेंगे। इसका स्वदेशी मूवमेंट का फायदा जो था वो एडवर्टाइजिंग को हुआ, क्योंकि बाहर से आने वाली चीजों का, मैंने कहा जैसे कहा कि रॉयल या नोवेल्टी चीजों का इस्तेमाल करते थे, तो वो सिर्फ अंग्रेजों तक सीमित था, या अंग्रेजों तक सीमित ना होके उन राजे रजवाड़ों तक या नवाबों तक या उन लोगों तक, बड़े लोगों तक सीमित था, जो को मतलब जिनके पास प्रचुर मात्रा में जो था वो साधन ये थे या फिर बहुत सारी उनके पास धन दौलत थी। ठीक है, तो इस वजह से ये स्वदेशी मूवमेंट ने क्या किया कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसको एक नया आयाम दिया और इंडियन इंडस्ट्री को जो है वो थोड़ा आगे और बढ़ाने में जो है वो मदद करी। अब इसी में क्या है कि शुरुआती दौर में कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज खुली, जैसे एक थी इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो कि 1900 के आसपास खुली, क्योंकि हमें अभी डॉक्यूमेंट इतने हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, लेकिन शुरुआती यानी 1910 या 1912-13 में खुली थी। ये पहली एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो कि फुल फ्लैश्ड एड बनाती थी।
उसके बाद क्या हुआ, कुछ बहुत सारी और भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आई, जैसे 1920 के आसपास जो थी वो मॉडर्न पब्लिसिटी कंपनी थी, जो कि मद्रास में, यानी जो कि आपके जमाने में चेन्नई कहलाता है। उसके बाद एक सेंट्रल पब्लिसिटी सर्विस थी जो कि बॉम्बे में थी। ठीक है, ये वो जगहें हैं जो कि मतलब मुख्यतः केंद्र रही, जो केंद्र बिंदु थी या सेंटर पॉइंट थी अंग्रेजों की, जो एक रेसिडेंसी जो पीरियड था ना कि उन्होंने चारों बड़े शहरों में था रेसिडेंसी बनाई थी। इसमें तो एक एजेंसी थी जो कि आप मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई, वो थी क्या नाम है, ओरिएंटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो तिरुचिरापल्ली है उसमें तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये क्या थी, ये शुरुआती दौर में ये कुछ कोशिशें थी जो लोगों ने शुरुआत करी। ठीक है, इसमें क्या था, हम ये नहीं कह सकते कि इसने बनाई थी या इसने करी, ये लोगों का एक जिसे कहते हैं कि एक कंसर्टेड एफर्ट था या एक मिला जुला एक इनिशिएटिव था, जिसमें हमने उन चीजों को लिया जिसमें भारत में बनी हुई चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये तो हो गई, हमने बात कर लिया एडवर्टाइजिंग क्या होती है, कहाँ से शुरुआत हुई, भारतीय परिवेश में कहाँ से शुरुआत जी। अब अगर हम थोड़ा सा बिट टेक्निकल उसमें जाएंगे तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हम उसको क्लासिफिकेशन करें, यानी अगर हम उसको बांटने की कोशिश करें कि एडवर्टाइजिंग जो है वो किन क्षेत्रों में, यानी हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि मीडिया सिलेक्शन, यानी मीडियम, यानी हमारा माध्यम क्या था। अब हमारे इसमें संचार में माध्यम कौन कौन से हैं जिसके थ्रू जो है वो हम विज्ञापन देते हैं यानी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो मुख्यतः वैसे तो दो हैं, लेकिन अब क्योंकि तीसरा भी जुड़ गया, पहला तो है प्रिंट, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक, और जो तीसरा है वो न्यू मीडिया है, यानी न्यू मीडिया वो है डिजिटल मीडिया। अब ये डिजिटल मीडिया की शुरुआत जो हुई थी वो ऐसे हुई थी कि जब इसकी मतलब इंटरनेट पे या फिर वेबसाइट पे जब एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हुए तो टीवी वालों ने कहा कि भाई स्क्रीन पे आता है, ये हमारे एरिया में आएगा। प्रिंट वाले कहते थे ये तो चलता तो है नहीं, तो ये एडवर्टाइजमेंट तो प्रिंट का हुआ। तो जो हमारे मास कम्युनिकेशन के जानकार जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि भाई इतना तुम्हारा झगड़ा रहा है ना हमारा झगड़ा रहा है, हम इसकी दुनिया अलग ही कर देते हैं, तुम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक से अलग खुच रहो, हम अपनी डिजिटल की दुनिया अलग बसाते हैं। तो एक प्रिंट आया, प्रिंट में क्या है मुख्यतः जिसमें एडवर्टाइजमेंट आते हैं या विज्ञापन आते हैं वो होता है न्यूज़पेपर, मुद्रित, जिसमें हाँ, रहता जो कि मतलब प्रिंटेड मटेरियल में आते हैं। ठीक है, यानी हमने प्रिंट मीडिया की बात करी, प्रिंट मीडिया में जब भी हम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है वो अखबार आती है। अखबार के बाद उसका दूसरा ही स्वरूप आता है, वो आता है मैगजीन आते हैं। अब ये तो बात हो गई जो कि मतलब डेली मतलब मंथली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे या फोर्टनाइटली साप्ताहिक छमाही या किसी बेसिस पे छपते हैं। उसके बाद वो प्रिंटेड मीडिया जो वो प्रिंट मीडिया आता है या प्रिंट मीडिया के प्रिंट माध्यम आता है जो कि छोटे तौर पे होता है। जैसे हमने कहा हैंडबिल, हैंडबिल वो है कि बस एक छोटा सा पर्चा होगा जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में दी होगी। जैसे अगर आप कहीं लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर जाएं तो सीए की पढ़ाई करने के लिए या यहाँ से कोचिंग करें, वो आपको बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं बहुत ही सामान्य क्वालिटी का जो पेपर होगा उसमें छपा हुआ एक वो होगा, वो जिसे हम हैंडबिल कह सकते हैं। हैंडबिल कहिए अगर आपने फाड़ के फेंक भी दिया उसका कोई खर्चा नहीं, वो सैकड़े के हिसाब से 1000 के जो है वो 300 रुपया 200 रुपए में छपते हैं। तो ये तो हो गए हैंडबिल। पोस्टर्स हमने जैसे बताया कि भाई जगह जगह जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक बीमारी को बताने के लिए या उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है वो पोस्टर्स का इस्तेमाल करा गया है। ठीक है, बैनर्स का इस्तेमाल ऐसे होता है कि भाई एक पोस्टर तो एक जगह जो है वो लगा दिया था, बैनर जो होता है वो हैंगिंग में होता है। आपने एक जैसे मान लीजिए एक हेल्थ मेला लगाया है, जैसे हमारा आयुष विभाग जो है वो लगाता है, तो वो क्या करता है फ्री कंसल्टेशन कैंप लगाता है। अब उस फ्री कंसल्टेशन कैंप के लिए उन्होंने क्या किया, शहर में या उस गांव के आसपास जो है 1 या 2 जगह जो है वो बैनर लगा दी, यानी आपने उसका प्रचार व प्रसार करा। ठीक है, अब पैम्फलेट आ गया। पैम्फलेट भी एक तरह का जिसे कह सकते हैं थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में और होता है, जिसमें जो है वो आगे और पीछे दोनों तरह से आप किसी भी चीज को एडवर्टाइज यानी विज्ञापन जो है उसका दे सकते हैं। ये ब्रोशर जो है अगर मैं ऐसे विस्तार से बता रहा हूं क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपको बच्चों को जो है वो समझने की जरूरत है कि ये जितने भी प्रिंटेड मीडियम है इनमें ये चीजें भी आती हैं। अब ये ब्रोशर जो है वो ब्रोशर आपने देखा होगा, जैसे आप कहीं कोई टीवी या फ्रिज या कुछ ऐसा खरीदने आते हैं तो वो आपको एक फोल्ड होने वाले बहुत ही अच्छी क्वालिटी मतलब एक मोटे से गत्ते टाइप का मटेरियल जो है वो देता है जो कि फोल्ड हो जाता है 3-4 होता है, उसमें आगे पीछे सब जगह इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। और पेंट की दुकान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सारे शेड
सारे शेड जो है वो एक ब्रोशर होते हैं भाई। अगर आप जी। पर्दे की दुकान पे जाएं, ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे सारी चीजें जो है वो ब्रोशर में जो है आ रही हैं। तो हमारा जो माध्यम है वो ये है कि भाई एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट जो है वो ब्रोशर पे दिया। अब एक ब्रोशर में आप खोलेंगे तो सामने तो अगर एक हॉस्पिटल का एड है तो भाई उसमें हॉस्पिटल का नाम लिखा होगा, जो उसके जैसे कहते हैं कि 24 आवर इमरजेंसी सर्विस है, उसके बाद में अंदर जो होगा वो लेप्रोस्कोपी, IVF, ये वो सारी चीजें जो होंगी वो दी जाएंगी। तो ये तो हो गई प्रिंट मीडिया की बात जी। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैंने बताया कि मुख्यतः दो ही माध्यम है, टीवी और रेडियो। टीवी पे हम सब जानते हैं कि मतलब स्लॉट के हिसाब से जो है 5 सेकंड 10 सेकंड का। मैं आपको बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो स्लॉट के हिसाब से होते हैं। 10 सेकंड के अलग पैसे होते हैं, 15 सेकंड के अलग पैसे होते हैं। 10 सेकंड का एड आपके टीवी पर अगर क्या नाम है दिन में 5 बार चलेगा तो इतने दाम। तो ये एक तरीके का, जैसे हम आगे थोड़ा सा अगर आप जब अपने फर्दर स्टडीज को पढ़ेंगे मीडिया में, तो ये मीडिया बाइंग और सेलिंग होती है एक्चुअली, जिसमें हम एड को खरीदते या बेचते हैं। इसी तरीके से रेडियो है। अब अगर हम टीवी में, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी या रेडियो की बात करें तो रेडियो को हम ज्यादा अपीलिंग मीडियम इस वजह से कहते हैं कि चीजें हमारे ऊपर सामने आती हैं। अगर हम एक कलर टीवी का या LED टीवी का ऐड देंगे, अगर हम उसको रेडियो पे देंगे तो हम खाली विवरण से उसको समझा सकते हैं। हम उस कलर को या उस वाइब्रेंसी को या उस डिपिक्शन को या एस्थेटिक वैल्यू को जो है वो हम उस तरीके से नहीं बता सकते। तो हर माध्यम की जो है वो अलग जैसे कहते हैं इंपॉर्टेंस होती है। जैसे हम अगर रेडियो की बात करें, रेडियो में जो होता है वो हम अपने वॉइस मॉड्यूलेशन से ऊपर नीचे करके जो है हम एड्स बनाते हैं। जैसे एक पशु आहार का एड ना, अरे भाई सुनती हो, तो हाँ जी बोलो, तो मॉड्यूलेशन हो रहे हैं, यानी हम उस भाव को अपने मॉड्यूलेशन के हिसाब से एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुख्यतः दोनों चीजें हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक में टीवी थोड़ा सा ज्यादा बताता है, रेडियो अलग बताता है। रेडियो हम ज्यादा पसंद इस वजह से करते हैं क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप क्योंकि मेरा शोध कार्य जो है वो रेडियो के ऊपर ही है, ठीक है, तो 99% जो एरिया है इंडिया का, उस भारत का, उसमें रेडियो पहुंचता है। अगर FM के जरिए पहुंचता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे जो मीडियम वेव शॉर्ट वेव रेंजेस हैं उसके जरिए पहुंचता है। तो अगर हम हाईएस्ट मीडियम की बात करें तो रेडियो जो है तो वो मोस्ट इफेक्टिव, रीच बहुत है, मोस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है, क्योंकि हमें टीवी के देखने के लिए टाइम चाहिए, मोबाइल पे देखने के लिए टाइम चाहिए। बट रेडियो क्या है कि अभी आप जैसे मैं आ रहा हूं तो मैं अपने कार का मैंने FM ऑन करा और मैं अपनी इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़े जैसे डिजिटल मीडिया में, जैसे मैं डिजिटल में बताया कि जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उस पे आ रहा है। आप किसी भी मतलब ऑनलाइन वीडियोस को देखनी करेंगे उसमें ऐड दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो ये मुख्यतः 3 चीजें हो गई, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और न्यू मीडिया, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा और टेक्निकल उसमें जाएं, मैं क्योंकि समय कम है और चीजें हमारे पास करने को ज्यादा हैं, तो मैं आपको संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा बताता चलूंगा, ठीक है। हम कुछ टर्म्स का यानी लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं जो कि सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग में इस्तेमाल होती है। पहला तो है टैगलाइन। टैगलाइन में क्या है कि आपको एक ऐसी लाइन दी जाएगी जो कि आप हमेशा याद रखोगे। जैसे हमारी दिल्ली पुलिस का है, विद यू फॉर यू ऑलवेज। तो आप कहीं भी विद यू फॉर यू ऑलवेज देखोगे तो आपके दिमाग में दिल्ली पुलिस ही आएगा, या दिल्ली पुलिस सोचोगे तो यही टैगलाइन आएगी। तो हम इस जो पूरी लाइन है जिसमें हम पूरा एक संक्षेप लेते हैं वो टैगलाइन कहलाती है। दूसरी चीज आती है ब्रांड। जैसे हम कहते हैं ना, मैं ब्रांड का जूता पहनता हूं, मैं ये पहनता हूं, मैं उस ब्रांड का पहनता हूं। तो एडवर्टाइजिंग में जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो वो एक ब्रांड को लेकर होती है, क्योंकि अगर हम एक छोटा सा कलम भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसका ब्रांड बनाएंगे, यानी हम उसका नाम स्थापित करेंगे। और ब्रांड जो है वो जरूरी नहीं है कि कोई इस्तेमाल करने वाली वस्तु हो, यानी हमारे जो, जैसे मान लीजिए आप ये देखेंगे, जैसे मैं आपको आगे भी बताऊंगा, जैसे मान लिया आप मोबाइल का सिम इस्तेमाल करते हैं, जो उसमें जो आपको सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है, तो वो भी एक ब्रांड का ही हिस्सा है, जैसे पर्टिकुलर ब्रांड होगा। उसके बाद जैसे आता है कि भाई एक वर्ड है कैंपेन करके, शब्द है कैंपेन। अब ये कैंपेन क्या है भाई, उसकी कैंपेन ज्यादा है, इस मक्खन वाली कंपनी ज्यादा है, इस हेल्थ ड्रिंक की ज्यादा है, इस कंपनी की दवा बनाने वाली कंपनी ज्यादा है, या ये आयुर्वेदिक बनाने वाली कंपनी की जो कैंपेन जो है वो ज्यादा है।
चौथी चीज जो आती है वो है टारगेट ऑडियंस। यानी ये समझ लीजिए कि जो जिस कंपनी ने या जिस विज्ञापन बनाने वाली कंपनी ने या जो विज्ञापन बना रही है उसने अगर ये समझ लिया उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, तो ये समझ लिया उसने आधी जो जंग है वो वही जीत ली है। तो इसी वजह से जो एडवर्टाइजिंग की दुनिया है उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि भाई बजट तो बात की बात होती है, टारगेट ऑडियंस। अगर आपने ये पहचान लिया कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है तो आप जो है वो अपने मकसद में जो है वो कामयाब रहेंगे। अब मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताता चलूं कि जैसे 4 प्रकार की एडवर्टाइजिंग, उसमें प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो आप बेचने की कोशिश करते हैं। उसमें मतलब कोई भी जो फ्रिज, टीवी, पेन, जूते, कुछ भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। सर्विस एडवर्टाइजिंग एक तरह का होता है। सर्विस एडवर्टाइजिंग में ये हो गया कि जैसे बैंक हो गया आपका, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, आपका जो इंटरनेट बनाने वाली कंपनी, देने वाली कंपनी वो हो गई, ठीक है, आपका सिम कार्ड जैसे मैंने बताया आपकी सर्विस मोबाइल कंपनी वाली हो गई, ठीक है, या भारतीय रेल हो गई, ये आपके हो गए सर्विस एडवर्टाइजिंग। उसके बाद पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट भी होती है, वो जैसे मैंने अब शुरुआत करी थी कि भाई 2 बूंद जिंदगी की जो पोलियो की है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, या कुछ टीवी का एक भारत सरकार ने किया था जिसमें अमिताभ बच्चन जी को लिया गया था और इसमें उसको बताने की कोशिश करेगी कि टीवी की ये चीजें जो हैं वो आती हैं तो आप करेंगे, तो वो उसमें सेलिब्रिटी के तौर पे अमिताभ बच्चन जी को लिया गया। इसी तरीके से चौथी जो है वो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग सिर्फ इतना कहेंगे, जैसे हमने कहा कि भारत सरकार मतलब आगे सबसे पहले यही हुआ था कि टाटा स्टील वाले थे, उन्होंने कहा था कि इस्पात भी हम बनाते हैं, यानी वो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग जिसमें पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कोई चीज इस्तेमाल करी जाए। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो मैंने आपको चीजें बताई, तो ये जितनी भी चीजें हैं अगर आप इसको अपनी अमली जिंदगी में या प्रैक्टिकल जिंदगी में देखेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप एडवर्टाइजिंग से प्रभावित हो रहे हैं और एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया सर कि एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन में अगर टारगेट ऑडियंस पहचान ली जाए और थोड़ा सा रिसर्च कर लिया जाए तो अपार संभावनाएं इस क्षेत्र में है और आप जो है सफल हो सकते हैं। और थोड़ी सी की लाइंस की जरूरत है।